ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। सो एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, राइट। तो जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम कि जो कैपेसिटर है, तो उसके केस में आपने देखा था कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक करंट आ रहा है। तो अभी एम्पियर्स लॉ क्या है? तो एम्पियर्स लॉ आपको पता है वो क्या है? वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज्ड। ठीक है, म्यू नॉट आई। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग इस तरह से we used to take a loop, एम्पीरियन लूप लेते थे हम लोग। इस तरह से we used to take an एम्पीरियन लूप, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द फील्ड, ठीक है। और हम लोग ये बी डॉट डी एल लगाए थे, यानी यहाँ पे हम लोग दे देते फील्ड, ठीक है, राइट। हम लोग क्या लेते थे? हम लोग लेते थे फील्ड बी लेते थे, और फिर हम लोग लेते थे इस तरह से डी एल, ठीक है। तो ये था अपना एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल, ठीक है, एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो है इसको मॉडिफाई करके, मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करके उसने बताया कि इसमें जो करंट है, दैट करंट हैज टू बी मॉडिफाइड if we want to use it in all situations. Okay? If this equation has to work in all situations, then we have to modify this equation. So this is called as modified Ampere's law. What is this called? This is called as modified Ampere's law. इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। इसमें क्या होगा? इसमें ये जो बी डॉट डी एल है ओवर अ क्लोज लो, राइट, इसमें हम क्या लिखेंगे? तो पहले जो इनक्लोज करंट था, वो इनक्लोज करंट था सिर्फ कंडक्शन करंट आईसी। फिर अब जो यहाँ पे आई इनक्लोज होगा, वो आई इनक्लोज हो जाएगा कंडक्शन करंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आईसी क्या है? आपको पता है आईसी क्या है? आईसी जो है वो नॉर्मल करंट है, जिसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। और जो आईडी है, आईडी क्या है? आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट है, आईडी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। आईडी का वैल्यू हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, तो वी हैव डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ आईसी आईडी इन द लास्ट इक्वेशन। तो ये हो गया म्यू नॉट, तो आईसी इज आईसी, और जो आईडी है, आईडी क्या है? वो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जो हमने डिराइव किया था, ठीक है, ओके। तो ये है आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज दिस? दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। सो प्लीज राइट इट डाउन, यहाँ तक सब लोग लिख लीजिए। एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि मैक्सवेल्स के चार इक्वेशन, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या बोला। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है, तो आप लोग भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट अलोंग विद मी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, सो ऑल द बेसिक लॉज, all the basic laws of electromagnetism can be formulated in four fundamental equations. Okay, all right, equations corresponding to four basic laws, which are called as Maxwell's equations.
which are called as Maxwell's equations. Okay. So let us start with the first one. The first one जो हमने पढ़ा है गॉस लॉ, ठीक है? So this is Gauss law in electrostatics. It is Gauss law in electrostatics, right? ये जो हमने पढ़ा है, this one. So Gauss law क्या कहता है? आपको तो याद होगा Gauss law क्या कहता है? Total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon times the net enclosed charge, right? Right? क्या कहता है? Total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net enclosed charge, ठीक है? ये आपने पढ़ा हुआ है, राइट? तो हम लोग इसमें क्या लिखते थे? हम लोग लिखते थे कि जो टोटल फ्लक्स है, राइट? टोटल फ्लक्स वो क्या है? दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज enclosed by that surface enclosed. So this is our first Maxwell equation. तो ये आपको मैंने एक सरफेस दिया, इमेजिनरी सरफेस, इसके अंदर चार्जेस है Q1, Q2, Q3, तो जो अंदर वाले चार्जेस है वो इंक्लूडेड है, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो इंक्लूडेड नहीं, ठीक है? जो भी इस सरफेस के अंदर इंक्लूडेड है, जो भी चार्जेस जो है वो इस सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर है, वो वाले चार्जेस हम देते हैं। तो आई होप आपको गॉस थ्योरम तो याद होगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट. So let us take the second one, that is Gauss's law in magnetism. तो ये आप फर्स्ट टाइम अभी इधर पढ़ रहे हो, ये है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. आपने जो ACL पढ़ा है ना उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग है. ये है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ closed surface is equal to zero. ऐसा कैसे हुआ? तो ये मैं समझाता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, तो कंडक्टिंग वायर का फील्ड कैसा होता है? आपको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, इस तरह से होता है, क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप, ठीक है नहीं? इस तरह से क्लोज लूप होता है. तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया, देखो मैं समझाता हूँ आपको. अगर आपने यहाँ पे कोई भी सरफेस कंसीडर किया, ठीक है, कोई भी सरफेस अगर आपने कंसीडर कर लिया इसके रीजन में, तो जितने फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रहे हैं उतने इसके बाहर जाएंगे, जितने भी अंदर आएंगे उतने वापस बाहर जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है, राइट? So the number of magnetic field lines entering a surface is equal to the number of lines leaving the surface. तो जो अंदर आ रहे हैं यानी इनफ्लक्स अगर आप पॉजिटिव लो तो आउटफ्लक्स वो दोनों बराबर है नेगेटिव, या आप इसको नेगेटिव लो, इसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? दूसरा एग्जांपल आप देखो, दूसरा एग्जांपल है आपका बार मैग्नेट का, ठीक है? बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. तो अभी बार मैग्नेट से आपको पता है कि इस तरह से ये फील्ड लाइन निकलते हैं और इधर से वापस अंदर आते हैं, ये होता है बार मैग्नेट, राइट? बार मैग्नेट में इधर से फील्ड लाइन जैसे आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है.
तो यहाँ भी अगर आपने कोई सरफेस ले लिया, मतलब मान लो कि आपने एक यहाँ पे सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। इफ यू कंसीडर अ सरफेस हियर, तो जितने फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगे ना, जितने फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगे उतने फील्ड लाइंस यहाँ से वापस अंदर आए, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या बनाते हैं? दे फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट का मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको कि मैग्नेट जो है उसका कभी भी मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करता, राइट। ओके, तो द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। द पॉइंट इज दैट as the magnetic monopole does not exist, as the सर magnetic monopole does not exist, so therefore the magnetic flux through closed surface will always be zero. Through closed surface will always be zero. Yes, सर yes. सर मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? मतलब पहले से पढ़ा है, पर क्यों, रीजन क्या होता है? हाँ, उसका रीजन होता है ना एटॉमिक मैग्नेटिज्म, वो बताता हूँ मैं आपको। आई जस्ट टेल यू। तो ये आप लिख लो एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द लॉ B डॉट ds इज जीरो। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ds इज द सरफेस एलिमेंट। यहाँ पे जो आप सरफेस एलिमेंट हो गए, तो इस पे जब आप B डॉट ds का इंटीग्रेशन करोगे इस पूरे सरफेस पे, वो जीरो आएगा। तो गॉस थ्योरम जैसा ही है। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी क्या था? गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिसिटी क्या था? वो था आपका E डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। और गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या है? वो है B डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस इसका वैल्यू क्या आता था? q बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। इसका वैल्यू क्या आता है? 0, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट टू लॉज हो गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो फर्स्ट टू लॉज, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब एक डाउट पूछा है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है कि सर ये मोनोपोल, व्हाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो, व्हाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, उसका सिंपल रीजन ये है कि एवरी एटम, दिस इज बिकॉज एवरी एटम शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अब हम एटम को तो नहीं तोड़ सकते, एवरी एटम शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म में, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन मैग्नेटिज्म। तो मैंने बताया था आप लोगों की, इस तरह से जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने पाथ में, तो दिस बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग वायर। So this behaves like a current carrying wire. Okay. So this circulating electron behaves like a current carrying wire. This behaves like a current carrying wire. So therefore, what will it do? It will generate magnetic field. इसलिए वो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। Therefore, it will generate magnetic field. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एटम जो है उसका खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, राइट। इसलिए हम उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब हम कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, इट कैन नेवर बी सेपरेटेड, इट कैन नेवर बी सेपरेटेड। तो ये इसका लॉजिक है, बिकॉज एवरी एटम जो है, एवरी एटम हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एवरी एटम शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हम एटम तक, अब हम किसी भी बार मैग्नेट को हम तोड़ेंगे, छोटा करेंगे और छोटा करेंगे और छोटा, लेकिन आप कितना छोटा करोगे? आप एक एटम तक ले आओगे, लेकिन वो एटम जो है वो एटम भी मैग्नेट है। Since that atom जो है, it also shows magnetic property. Therefore यहाँ इसलिए हम लिख रहे हैं therefore it will generate magnetic field. समझ में आया आप लोगों को? Did you understand?
So now let us see Maxwell's third equation, which is basically Faraday's law of EMI. Okay, so Faraday's law of EMI जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, राइट? तो ये जो लॉ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, सबसे पहले आप भी लिख लीजिए, ये कहता है कि इंड्यूस्ड EMF in a region of varying magnetic flux is equal to the rate of change is what? Is equal to the rate of change of magnetic flux. तो ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। हम लोगों ने कब पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। ओके, तो ये क्या कहता है? ये आपको पता है ये क्या है? E is equal to minus d phi b by, ठीक है? तो ये E क्या है? E है इंड्यूस EMF. E is what? E is the induced EMF, ठीक है? इसका वैल्यू था E डॉट dl। यहाँ पे ये E क्या है? यहाँ पे ये E है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि हाउ टू फाइंड इट आउट, ठीक है? सो यहाँ पे this is this, okay, over a closed loop E dot dl. Phi b क्या है? Phi b is this is the magnetic flux, so the rate of change of magnetic flux, okay, this gives us EMF. Negative sign हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। नेगेटिव साइन क्या करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस EMF opposes the cause of change in flux. हमने काफी डिस्कस किया था, राइट? आई होप आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है, कि वो लेंस लॉ क्या होता है। तो लेंस लॉ मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट induced EMF opposes the cause of change in flux. It opposes the cause of change in flux. Okay, it does not oppose the change in, it does not oppose just flux, but it opposes the change in flux. तो ये हमने काफी डिस्कस किया था। ओके, तो इसको अब आप अच्छे से लिख दो अगर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E की जगह आप लिख दोगे E डॉट dl, और E डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस d phi by dt। और phi का वैल्यू क्या है? phi का वैल्यू होता है b डॉट ds। phi का वैल्यू क्या है? b डॉट ds, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो आप देख रहे हो दिस इज b डॉट ds, ठीक है? तो b डॉट ds, ये जो आप देख रहे हो दिस इज आवर थर्ड लॉ। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो दिस इज नाउ मैक्सवेल्स थर्ड लॉ, ठीक है? दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड लॉ, ठीक है? आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। So please note down till this point everyone. So this is our Maxwell's fourth जो है ये modified Ampere's law, Maxwell's Ampere's law. Line integral of magnetic field along the closed path is equal to mu naught times the sum of induction and displacement current. This we already discussed. So these are the four things. Okay. So आप यहाँ तक note down कर लो. Everyone please note down till this point. Okay. So अपना everyone please note down.